नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज़ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जब भी कोई इंसान किसी इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है वो फाइनली किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसका अमाउंट। देखिए, ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें बहुत सारे और भी ऑप्शंस हो सकते हैं जो एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं। तो इस जनरलाइज्ड वे में आज हम इन्वेस्टमेंट की कुछ क्लासेस के बारे में देखेंगे जो आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट से पहले पता होनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल नूतन स्टडीज़। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया, पर्सनल फाइनेंस के केस में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस हर पर्सन के सामने अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट से पहले इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी कंफ्यूज रहता है। अब कंफ्यूज होने के साथ साथ ये भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने ऐसा डिसाइड कर रखा हो कि ये एसेट क्लास, जैसे कि मान लीजिए उसने मान रखा है कि इक्विटी जो है वो उसके लिए सही क्लास नहीं है, तो अगर उसने किसी पर्टिकुलर क्लास को डिफाइन कर रखा है तो ये ध्यान रखिए कि उस क्लास में जितने इंस्ट्रूमेंट होंगे उन सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट में भी उसे इन्वेस्ट नहीं करना है, वो भी उसके लिए यूजलेस या नॉन इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, लेस इम्पॉर्टेंट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उस फाइनेंशियल एसेट क्लास में कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अब ऐसा क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करते हैं वो फाइनली उस एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में इन्वेस्ट हो रहा होता है जिसके अंदर जितने भी कैटेगरीज के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं उनके जनरली रिस्क, उसके रिटर्न्स और बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। तो जनरली ब्रॉड वे में हम अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट को 5 कैटेगरीज 5 क्लासेस में डिफाइन कर सकते हैं। पहला है कैश, दूसरा है फिक्स्ड इनकम, तीसरा है रियल एस्टेट, देन इक्विटी एंड फिफ्थ वन इज कमोडिटी। तो आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जनरली इन 5 कैटेगरीज में, इन 5 क्लास में से ही किसी एक क्लास में वो इंस्ट्रूमेंट लाई करता है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम कैश की। तो कौन कौन से ऑप्शंस कैश में अवेलेबल होते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं हम। हार्ड कैश, जो आपके पास सीधे से अवेलेबल है, आप अपने जेब में रखते हैं, दैट इज नोन एज द हार्ड कैश। इसके अलावा जो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में अवेलेबल है वो भी कैश के रूप में ही कंसीडर होता है, क्योंकि उसको आप जब चाहो तब निकाल सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग टाइप के वॉलेट्स आजकल अवेलेबल रहते हैं, चाहे वो अमेजन का वॉलेट हो, चाहे वो पेटीएम का वॉलेट हो, किसी भी तरह के वॉलेट, तो उसमें जो आप पैसे रखते हैं दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कैश। और इसके अलावा जो लिक्विड म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो भी कैश ही कंसीडर किया जाता है एक ब्रॉडर वे में, क्योंकि ये पैसा तुरंत आपको रिडीम करने का जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करता है। तो अब इसमें बेसिक चीज़ हम देख लेते हैं कि कैश क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है। क्योंकि ये आपको एक फ्रीडम देता है कि आप जब चाहो, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको इंस्टेंटली परचेज कर सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि चूंकि ये ट्रैक नहीं किया जा सकता तो मैक्सिमम लोग जो है वो अपने ब्लैक मनी को कैश के रूप में ही रखते हैं, जिससे ट्रैकिंग जो है उसको करने की ज़रूरत ना पड़े और उसको वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सके। इसके अलावा जो नॉर्मल कैश आपने चाहे अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रखा है या कहीं और रखा हुआ है हार्ड कैश के रूप में, वो आपके इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है। जनरली इन्फ्लेशन जो है वो 7 से 8% ईयरली कंसिडर होता है, लेकिन अगर आप अपने पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट में रखेंगे तो सिर्फ आपको जनरली 4% तक का रिटर्न मिलता है, जो किसी भी तरह से इन्वेस्टर के लिए यूजफुल नहीं है। फिर हम देख लेते हैं फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास। इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं? जो आपने एफडीज कर रखी है बैंक में, दैट इज कंसिडर्ड इन द फिक्स्ड इनकम। आरडीज, उसके बाद पोस्ट ऑफिस में आपने अगर कुछ प्रोडक्ट्स परचेज किए हुए हैं, एफडीज आरडीज, तो वो भी इसमें ही इंक्लूड रहती हैं। इसके अलावा पीपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो है ये भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट हैं। इसके अलावा आपने अगर एंडोमेंट पॉलिसीज़ ले रखी है, चाहे वो एलआईसी की हो चाहे कोई और, जिसमें आपको पैसा रिटर्न में मिलता है वापस, वो भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। डेट म्यूचुअल फंड, ये भी फिक्स्ड इनकम कैटेगरीज में आते हैं। और साथ ही साथ कुछ बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अनाउंस करती रहती है, अगर आपने उनको परचेज किया हुआ है तो दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड इनकम। तो फिक्स्ड इनकम का मीनिंग क्या है कि ये ऐसी क्लासेस को रेफर करते हैं जिसमें मोर और लेस जितना भी आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो प्रोटेक्ट है और एक प्रेडिक्टेबल वे में एक फिक्स्ड रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका नाम फिक्स्ड इनकम एसेट्स है। अब
जनरली इसको आप इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से नहीं देख सकते, इसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते जो फिक्स्ड इनकम है। इसमें जनरली ये इस तरह से कहलाया जाता है कि आपने अपना पैसा किसी को उधार दिया हुआ है और एक प्री डिफाइंड टाइम में एश्योरेंस के साथ वो आपको पैसा वापस मिल जाएगा, दैट इज़ नोन एज द फिक्स्ड इनकम। जैसे अगर आपने बैंक में एफडीज कर रखी है तो इसमें आप कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक तरह से आप पैसे जो है वो बैंक को दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं इस एवज में कि बैंक जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में कुछ फिक्स रिटर्न के साथ में आपको पैसा वापस कर देगा। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट अ बोरोइंग, आपने किसी को कुछ उधार दे रखा है। देन जैसा नॉर्मल कैश के रूप में हो रहा था सेविंग बैंक अकाउंट की तरह, इसी में ही फिक्स डिपॉजिट जो है वो भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते हैं। जनरली फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न जो है वो आपको पे करते हैं, दैट इज़ ओनली मैक्सिमम 8 से 9%, वो भी अब तो मिलते ही नहीं है, अब तो 6 से 7% ही आप मान लीजिए। और अगर पोस्ट टैक्स रिटर्न की मैं बात करूं तो ये और भी कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा हुआ तो 6 से 7%। अगर आप इसमें इन्फ्लेशन को भी ऐड कर लें तो इन्फ्लेशन 8 से 10% अगर मैं मानूं तो एक तरह से आपको जो रिटर्न मिल रहा है दैट इज़ निगेटिव। आपके पास आपके हाथ में पैसा ज़्यादा आ रहा होगा जो आपने एफडीज में जगह लगाया है, जितना पैसा आपने उससे ज़्यादा मिल रहा होगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको निगेटिव रिटर्न ही मिल रहा है जो आपको एक्चुअली पॉजिटिव होना चाहिए था। तो फ़ायदा क्या है इसमें, फिक्स्ड एसेट इनकम एसेट क्लास में जो आपका रिस्क है दैट इज़ वेरी वेरी लेस, क्योंकि एक फिक्स्ड अमाउंट जो है आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। तो इसमें इस तरह के फिक्स्ड इनकम एसेट्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपकी मनी को सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बढ़ाते नहीं है। एक तरह से ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर हम तीसरे एसेट क्लास के बारे में बात कर लेते हैं, रियल एस्टेट। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आपने कोई फ्लैट ले रखा है, आपने कोई प्लॉट ले रखा है, बंगलो है आपका, या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने ले रखी है, तो ये सारी चीज़ें रियल एस्टेट में कंसिडर होती है। ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। जनरली पिछले 20 सालों में, पिछले 2 डिकेड्स में रियल एस्टेट ने जो है वो ट्रिमेंडस ग्रोथ देखा है और इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा रहा है लोगों का। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि रियल एस्टेट मार्केट के अप्स एंड डाउन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी जल्दी जल्दी ये आते रहते हैं। तो जनरली जो भी रिटर्न होता है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है रियल एस्टेट में, और बहुत सारी चीज़ों में ये डिपेंड करता है, जैसे कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, एरिया क्या है, उस शहर का क्या फ्यूचर है जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, साथ ही साथ क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। अब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से पहले पर्सन को ये पता होना चाहिए कि ये जो रियल एस्टेट मार्केट है ये रेगुलेटेड नहीं है। हालांकि आजकल कुछ रेगुलेशंस आ गए हैं, लेकिन देखा जाए तो काफ़ी कम रेगुलेशंस हैं और ट्रांसपेरेंसी भी बहुत कम है। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें आपके लिए ज़रूरत होती है। जो बाकी हमने क्लासेस देखी हैं उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो आप काफ़ी कम अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक और मेन क्लास की बात कर लेते हैं हम, दैट इज़ इक्विटी। तो इक्विटी में कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, स्टॉक्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड, ETF दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड इंडेक्स फंड। तो ये चारों चीज़ें हैं जो इक्विटी में आप कंसिडर कर सकते हैं। जनरली जो स्टॉक्स रहते हैं आप शेयर मार्केट में जाके परचेज कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वो भी आप डीमैट से ले सकते हैं या डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। ETFs है और इंडेक्स फंड जो हैं ये भी, ETF ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो डायरेक्टली ट्रेड होते हैं एक्सचेंज पे, और इंडेक्स फंड एक पर्टिकुलर क्लास पे डिपेंड करता है। इन चीज़ों के मैंने अलग से वीडियो भी बना रखे हैं, ETF और इंडेक्स फंड क्या होता है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इक्विटी ने पिछले 1 से 2 डिकेड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाई है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें बारे में अब इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं। इसमें जनरली इक्विटी मीन्स ओनरशिप। अगर आपने किसी इक्विटी को परचेज किया हुआ है इसका मतलब आपने उस बिज़नेस में ओनरशिप ली हुई है। जैसे अगर आपने किसी कंपनी के, मान लीजिए आपने इन्फोसिस के या रिलायंस के कुछ शेयर खरीदे हैं, तो इसका मतलब आप उस कंपनी में या उस बिज़नेस में कुछ एक पोर्शन, भले ही छोटा पोर्शन हो, उतने ओनर आप उस कंपनी के कहलाते हैं। तो मैक्सिमम लोग अभी भी इक्विटी इस क्लास में इन्वेस्ट करने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विटी के रिटर्न जो है वो वॉलेटाइल रहते हैं और लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्टमेंट या रिटर्न तो चाहता ही हूँ, कम से कम मेरा पैसा डूबे ना, तो इस वजह से वो इसमें इन्वेस्ट करने से डरते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपका हॉरिजन जो है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम का है, तो आपको डेफिनेटली इक्विटी की तरफ देखना चाहिए। अगर आप शेयर्स या स्टॉक्स परचेज करते हैं तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स आप परचेज करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप रिस्क थोड़ा कम चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ध्यान रहे आपका जो पैसा है वो फाइनली इन इक्विटी एसेट क्लास जो है इसी से ही बनने वाला है। बाकी जो क्लासेस हैं वो आपको उतना पैसा बना के नहीं दे सकती जितना आपको इक्विटी देगी। लास्ट क्लास जो हम बात कर लेते हैं उसके बारे में, दैट इज़ कमोडिटीज़। तो कमोडिटीज़ में कई टाइप्स हैं। पहला है मेटल, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर। इसके अलावा एनर्जी, इसमें आप क्रूड को कंसिडर कर सकते हैं, नेचुरल गैस हो गया, गैसोलीन हो गई। देन एग्रीकल्चर, आपके जो भी कॉर्न हो गए, बीन्स, राइस, व्हीट। और लाइव स्टॉक एंड मीट जैसे कि एग, पॉर्क, कैटल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कमोडिटीज़ में होती हैं। अब कमोडिटीज़ का मतलब क्या है? तो कमोडिटीज़ ऐसी चीज़ें हैं फिजिकल गुड्स की या प्रोडक्ट्स की जिसको आप वेरियस यूज में या डेली बेसिस पे बाय और सेल कर सकते हैं। अब ये बाय और सेल कहाँ होते हैं? आप नॉर्मल मार्केट में जाते हैं तो ये कमोडिटीज़ को जस्ट आप परचेज करते हैं, लेकिन इसमें डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट होता है और मैं कहूँ ट्रेडिंग होती है, तो उसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। तो जनरली इनके जो भी प्राइस होते हैं कमोडिटीज़ के, हमने अलग अलग कमोडिटीज़ देखी, वो डिपेंड करता है कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। तो इन कमोडिटीज़ को जनरली इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से नहीं देखा जाता है बल्कि सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड या सिल्वर है, इनको तो आप लॉन्ग टर्म में अपने पास बचा के रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि इनका जो है वैल्यू जो है वो कम नहीं होती है प्रपोर्शन में। लेकिन अगर आप अदर कमोडिटीज़ को देखेंगे, चाहे आप एग्री कमोडिटीज़ देखें, चाहे आप लाइव स्टॉक देखें, तो इनको आप उस तरह से स्टोर करके नहीं रख सकते जिस तरह से आप गोल्ड या सिल्वर को रख सकते हैं। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना ही इसके लिए एक फिजिबल ऑप्शन है। तो ये कहाँ होता है कमोडिटी मार्केट? दो टाइप के मार्केट हैं, NCDEX एंड MCX। तो जनरली MCX कमोडिटी मार्केट जो है वो गोल्ड और मेटल से रिलेटेड होता है, और अगर आप कुछ एग्री प्रोडक्ट्स में बाय और सेल करना चाहते हैं तो NCDEX ये जो कमोडिटी मार्केट है ये आपके पास अवेलेबल है। तो ये 5 एसेट क्लासेस हैं जो जनरल ब्रॉड वे में आप डिफाइन करते हैं, और इसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़।